वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव आए हैं, नानावती अस्पताल में भर्ती है। 77 साल के अमिताभ के लिए यह जंग बड़ी है, लेकिन अमिताभ अपने हौसले से यह जंग जरूर जीतेंगे। पहले भी अमिताभ पर ऐसी कई मुश्किलों से जीतकर वो लौटे हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी आप बीती सुनाई है। ये कहानी आपको सुननी चाहिए, कैसे अमिताभ बने महानायक। अमिताभ की जुबानी उनकी पूरी कहानी। हिंदुस्तान अभी अभी आजाद हुआ था, रियासतें खत्म हो रही थी और एक देश बन रहा था। लेकिन गंगा किनारे उस बच्चे के मन में राजा रानी की वो कहानी जन्म ले रही थी। हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमित को एक रानी का रहस्य रात भर सताता रहता था। न जाने किसने उस रानी का पोस्टर उसके दिमाग पर चस्पा दिया था। वो रात भर रानी बेतिया के सपने देखने लगा था। बंटी उठो, चलो रानी का महल देखने जाना है। बच्चन साहब के घर के पास ही रानी बेतिया की कोठी थी। कोठी के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। अंदर जाना सख्त मना। इलाहाबाद में उस रानी का चेहरा किसी ने देखा तक नहीं था। हम लोग वहाँ पास में ही रहते थे। रानी बेतिया का जो मकान था उसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और हमको बड़ा ताज्जुब होता था कि ये कौन रहता है इन दीवारों के पीछे। इलाहाबाद में जो कभी नहीं हुआ वो एक छोटे बच्चे ने कर दिखाया। अगली सुबह छोटे से अमिताभ ने रानी बेतिया के महल पर चढ़ाई कर दी। जरा और जोर लगाओ। अमित, आप जोर नहीं लग रहे हैं। घर चलो। हाँ, घर चलो। अभी अमिताभ को उनके दोस्त धकेल ही रहे थे, तभी पीछे से रानी की हवेली का चौकीदार आ गया। चौकीदार को देखते ही अमिताभ अपने दोस्तों के कंधे से नीचे उतरे। चौकीदार ने अमिताभ को पकड़ लिया और पूछा, अंदर क्यों झांक रहे थे? रानी को देखना है। रानी को देखना है। एक छोटा सा बच्चा और रानी के महल में घुसने की कोशिश। चौकीदार ने कहा, बड़े आए रानी को देखने वाले, कोई सर्कस चल रहा है क्या? कल 4 आना लेकर आना, फिर अंदर जाने दूंगा। बचपन का वो अमित जितना चंचल था उतना ही जिद्दी भी। अब 1948 में 4 आने बहुत बड़ी चीज होती थी, लेकिन अमित के मन में एक बात घर कर चुकी थी। उन्हें बस एक बार देखना था कि रानी कौन है, कैसी दिखती है। तो वो निकल पड़े रानी को देखने की चाहत में अपनी मां की ड्रेसिंग टेबल के पास 4 आने चुराने के लिए। तेजी बच्चन अपनी ड्रेसिंग टेबल पर एक डिब्बा भी रखती थी। डिब्बे में चूड़ियों के अलावा कुछ चेंज पैसे भी होते थे। अमिताभ ने उस दिन अपनी मां की इस चूड़ी के डिब्बे से 4 आने चुराए और फिर पहुंच गए चौकीदार के पास। चौकीदार को 4 आने थमाते हुए अमिताभ ने कहा, अब तो अंदर जाने दो। लेकिन चौकीदार बोला, अभी निकल जाओ, कल आना। चौकीदार को 4 आना देने के बावजूद अमिताभ उस रानी को नहीं देख पाए। वो रोज चौकीदार के चक्कर लगाते और चौकीदार रोज उन्हें डांटकर भगा देता। उधर घर में तेजी अपने चूड़ी के डब्बे में रखे उन 4 आनों को तलाश कर रही थी, जिन्हें अमिताभ ने चुरा लिया था। क्यों? चौकीदार के पास गए तो उसने कुछ पैसे मांगे, तो हमने माँ जी के एक जो छोटा सा डिबिया था उसमें से 4 आना चुरा करके हम गए थे उसको लेने पर। मार भी पड़ी थी, पकड़े गए थे हम लोग। जब हम चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, तो रानी बेतिया की सड़क के वहाँ सामने ही हमारा मंच लगा हुआ था। तो मंच की इतनी ऊंचाई थी कि हमको सब अंदर दिख रहा था। तो हमने कहा चलिए, तब न देख सके, अब देख लिए। चोरी पकड़े जाने पे अमिताभ को पड़ा ये चाटा जिंदगी भर याद रहा। मुझे पता चला है कि थप्पड़ खाने के बाद अमिताभ ने एक बार फिर चोरी की। चोरी किसके घर की, कब की, ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में।
और मैं इलाहाबाद शहर में घूमकर अमिताभ के बचपन के कुछ और किस्से ढूंढता हूँ। मुझे पता चला है उस जगह के बारे में जहां अमिताभ का खून गिरा। एडेल्फी की मेन रोड पर अमिताभ बेहोश पड़े थे, उनके सर से खून बह रहा था। तेजी बच्चन अपनी एक मुंह बोली बहन के साथ अमिताभ के पास पहुंची और डिटॉल की पूरी शीशी उनके सिर पर उड़ेल दी। अमिताभ बिल्कुल रोए नहीं, उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। वहीं पर खेलते समय एक बैल ने सींग मार दिया था। होली का त्यौहार मनाने वो स्टूडेंट्स का ही इलाका था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में। उससे बड़ा डरता था मैं पहले। सिर्फ इलाहाबाद की सड़कों पर ही नहीं, खेत खलिहान अमरूद के बागान में भी अमिताभ के खून के कुछ कतरे गिरे और जहां जहां गिरे वहां एक किस्सा बना। ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ की जिगरी दोस्त शशि मुखर्जी के बागान का है। शशि मुखर्जी ठीक अमिताभ के घर के बगल में रहते थे। शशि के घर की चारदीवारी के अंदर अमरूद के बाग और जामुन के पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों पे चढ़ के अमिताभ अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के खेल खेलते थे। अमिताभ कभी अमरूद के पेड़ पे चढ़ के कच्चे अमरूद खा लेते तो कभी जामुन के पेड़ की फुनगी तक पहुंच जाते। यही अमिताभ के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। शशि मुखर्जी हमारे बगल वाले हमारे पड़ोसी थे और बहुत सारे पेड़ ऐसे ही उगा करते थे। वहाँ जामुन है, ये महुआ है और अमरूद के पेड़, उस पे हम लोग चढ़ करके वो खेल खेला करते थे। एक डंडी है वो सर्कल में बना करके वहाँ रखते थे और एक जो चोर होता था वो उसका ये काम था कि जब हम लोग रेडी बोलें तो वो निकले वहाँ से और हमको छुए। हम लोग सब पेड़ों पे चढ़ जाते थे तो वो जिस पेड़ पे जा करके छू देता था या अगर कोई दूसरा अगर उस डंडी को आकर ले जाए तो वो हार जाता था। इस तरह से खेल खेला करते थे। ऐसे खेलते खेलते एक दिन हम वहाँ से गिर पड़े थे। चोट अमिताभ को एक बार चोट लगी लेकिन उन्होंने ये चोट छिपा ली, अपनी माँ तक को नहीं बताया। अपने करीबी दोस्त नरेश और शशि के साथ मिलकर अमिताभ ने एक और बदमाशी की, एक बार फिर चोरी की। अमिताभ ने दूसरी बार चोरी कब की, ये किस्सा उनके एक और जिगरी दोस्त के घर का है। इलाहाबाद में ही अमिताभ के दोस्त नरेश भी रहते थे। नरेश के घर पर ही एक प्रिंटिंग प्रेस था। नरेश के पिताजी की एक स्टेशनरी की दुकान भी थी। इलाहाबाद की भरी दोपहरी में नरेश के पिताजी कमरे में आराम करने चले गए। अब दुकान नरेश के हवाले थी, तभी अमिताभ आ धमके। अमिताभ और नरेश की दोस्ती थी ही ऐसी, किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा ट्विस्ट थे इसमें। नरेश के साथ ही अमिताभ ने पहली बार वो कसम खाई, ये दोस्ती हम नहीं टूटी। मगर क्यों, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अमिताभ अपने जिगरी दोस्त नरेश के यहाँ क्रिसमस मनाने जाते थे। नरेश की बड़ी बहन पियानो बजाती थी, उनका नाम सुनीला था। नरेश के पिता भी अमिताभ को बहुत पसंद करते थे। एक बार वो हॉलैंड गए और बहुत सारे विदेशी खिलौने लेकर आए। अमिताभ को बहुत विदेशी कारें चलाने को मिली, बहुत सारी विदेशी चॉकलेट खाने को मिली। अमिताभ के बचपन का ये सबसे अच्छा क्रिसमस था। संगम का शहर है इलाहाबाद। अमिताभ की शख्सियत में इलाहाबाद का पानी नजर आता है। गंगा की पवित्रता दिखती है, यमुना की चंचलता नजर आती है और सरस्वती का ज्ञान। जन्मभूमि है हमारी और जो शुरुआत की जो परवरिश हुई वो सब वहीं पर हुई। उस माहौल में, उस वातावरण में अद्भुत शहर है वो। जैसा कि अभी आपने कहा, संगम है गंगा मैया और जमुना मैया और सरस्वती का, वो अपने आप में एक बहुत ही अहम स्थान है। अमिताभ के बचपन की खोज में हम पहुंचे एक ऐसी गली में जहां रहा करता था एक पहलवान। अमिताभ एक वक्त इस पहलवान की तरह अपनी बॉडी बनाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में आ गया एक जहरीला बूढ़ा सांप जिसने छोटे से अमिताभ को बहुत डरा दिया। अमिताभ बार बार अपने दोस्तों शशि और नरेश से कहते थे कि जरा देखो इस पहलवान का क्या गठीला बदन है, बड़ी मेहनत का काम है और बाबूजी कहते हैं कि हमेशा फिट रहना चाहिए। अमिताभ के दोस्त नरेश ने कहा, उधर ज्यादा करीब मत जाना, सुना है वहाँ पे दड़ियल जहरीला सांप रहता है। दूसरा दोस्त शशि कहने लगा, अरे नरेश तुम्हें डरा नहीं रहा है, सच में उस सांप के डर से वहां कोई नहीं जाता।
अपने दोस्तों से सुनी गई जहरीले सांप की बात अमिताभ के मन में बैठ गई। अमिताभ ने तालाब के पास उस जगह पे जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन अमिताभ ने अपनी माँ से सांप के बारे में बात की। माँ ने समझाया छोटी छोटी बातों से डरते नहीं हैं। तब जाके अमिताभ के मन से डर निकला। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ एक बहुत ही वृद्ध सांप जो है वो रहता है, जिसकी दाढ़ी वाड़ी भी है। हमने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो वहीं आस पड़ोस में कहीं है। आज अमिताभ के पास एक नहीं दसियों गाड़ियां हैं और हर गाड़ी की कीमत 2 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन वो जमाना था जब छोटे से अमित के पास गाड़ी तो छोड़िए एक साइकिल तक नहीं थी। अमित अपने छोटे भाई बंटी को पीठ पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे। एक दिन तेजी बच्चन ने भी देख लिया कि बंटी अमित की पीठ पर सवार थे। दोनों भाइयों का प्यार देखकर तेजी बहुत खुश हुई। अमिताभ की उम्र देखकर तेजी ने एक फैसला किया और दूसरे ही दिन घर में बज गई एक घंटी। इसके बाद अमिताभ रोज शाम को साइकिल लेकर बाहर निकल जाते। साइकिल चलानी आती नहीं थी, कई बार गिरे, घुटने छिले, लेकिन साइकिल सीख कर ही उन्होंने दम लिया। इसके बाद तो अपने भाई बंटी को साइकिल पर बैठाते और रोज स्कूल के लिए निकल पड़ते। इलाहाबाद की गर्मी मशहूर है, लू वगैरह चलती थी वहाँ, और कभी कभी बंटी जो थे वो बहुत छोटे थे, थक जाते थे। हम लोग पैदल जाते थे स्कूल, और जब वो थक गए तो उनको पीठ पे लाद के हम लाते थे। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो एक हमें साइकिल मिल गई, फिर साइकिल पे जाया करते थे, और काफ़ी साल हमने उसी साइकिल पे गुजारे। अमिताभ बचपन में बहुत चंचल थे, शरारती थे और चोरी भी करते थे, लेकिन थे बहुत आज्ञाकारी। माँ बाबूजी की हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती थी। एक रात की बात आपको बताऊं, तेजी बच्चन बहुत बीमार थी और हरिवंश राय बच्चन भी घर पर नहीं थे। इलाहाबाद में वो बड़ी भयानक रात थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। तेजी बच्चन बिस्तर पर लेटी हुई थी, उन्हें बहुत तेज बुखार था। उस रात हरिवंश राय बच्चन घर पर नहीं थे। अमिताभ कुर्सी पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ही उनको नींद आने लगी। माँ दर्द से कराह रही थी। तभी अमिताभ को अपने बाबूजी की कही एक बात याद आ गई। बेटा, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई मत किया करो, कुर्सी पे बैठने से नींद आती है, स्टूल पे पढ़ाई किया करो बैठ के। उस जमाने में मोबाइल का तो नामो निशान नहीं था। बहुत ही कम लोगों के घर में फोन होते थे। तेजी बच्चन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अमिताभ ने रात के 3 बजे अपने फैमिली डॉक्टर को एक चिट्ठी लिखी, जिसे अपने नौकर के हाथों भिजवाया। उस रात डॉक्टर तो नहीं आ सके, लेकिन अमिताभ अपनी माँ के सराहने पूरी रात बैठे रहे। बाबूजी बिलायत पढ़ने गए हुए थे और माँ की अवस्था ठीक नहीं थी, तो उनकी देख रेख की हमने। टेलीफोन वगैरह था नहीं, तो साइकिल पे किसी को दौड़ाया, एक चिट्ठी लिख करके कि क्या तबीयत है, और डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, और बड़ी चिंता लगी रहती थी कि क्या हो गया माँ को अचानक। रात भर उनकी देख रेख की। इलाहाबाद में समय बीतता गया। एडेल्फी के छोटे से घर से अमिताभ 17 क्लाइव रोड के बंगले में आ चुके थे। अमिताभ ने पहली बार इतनी बड़ी कोठी देखी थी। इलाहाबाद में अमिताभ पहली बार स्कूल गए। अमिताभ का पहला स्कूल था सेंट मैरीज कॉन्वेंट। स्कूल में अमिताभ 4th क्लास तक पढ़े। जब अमिताभ 4th क्लास में थे, तभी सेंट मैरीज कॉन्वेंट को सिर्फ लड़कियों का स्कूल बना दिया गया। 4th क्लास में अमिताभ बॉयज हाई स्कूल आ गए। ये उसी वक्त का उनका स्कूल का रजिस्टर है। इस स्कूल के रजिस्टर में उनका एडमिशन नंबर लिखा है, जो है 426। साथ ही उनकी जन्म तिथि लिखी हुई है 11 अक्टूबर 1942। I was born on the 11th of October, 1942. The time was 3 p.m. स्कूल के रजिस्टर में उस वक्त का अमिताभ का पता भी है 17 क्लाइव रोड, इलाहाबाद। अब जो शुरू के घर थे उनके इतनी ज्यादा याददाश्त नहीं है। बैंक रोड की ज्यादा याददाश्त नहीं है। अडेल्फी की थोड़ी बहुत है। इलाहाबाद में 17 क्लाइव रोड अमिताभ का तीसरा घर था। उसके बाद हम लोग 17 क्लाइव रोड आए, जो कि थोड़ा सा और बड़ा मकान था। उसकी यादें सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि तब वहाँ पर काफ़ी उम्र हो गई थी। वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था मकान एक, तो एक हिस्से में हम लोग किराएदार थे और 3 और किराएदार रहते थे उस मकान में। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि अमिताभ का पहला घर कौन सा था। इससे ज्यादा आपकी दिलचस्पी ये जानने में होगी कि इलाहाबाद में अमिताभ पैदा कहाँ हुए थे। यही हुआ करता था परार नर्सिंग होम।
इसी नर्सिंग होम में 11 अक्टूबर 1942 को उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तेजी बच्चन की गोद भरी। 1942 में शहर की गली गली में इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजा करते थे। पिता हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मैं अपने बेटे का नाम इंकलाब रखूंगा। हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रा नंदन पंत ने जब इस बच्चे इंकलाब को देखा तो वो बोले, बच्चन साहब इसके मुख पर कितना तेज है, इसकी आभा तो अमिट है, इसे अमिताभ कहिए। तेजी बच्चन छोटे से अमिताभ को अपनी गोद में लेकर बैंक रोड वाले मकान में आई। अमिताभ का पहला जन्मदिन बैंक रोड के 2 कमरे वाले इसी मकान में बना। अमिताभ करीब 1 साल के थे तब घर बदला, माहौल भी बदला। हरिवंश बाबू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। रोज साइकिल से आना जाना होता था। बड़े से कैंपस में एक छोटा सा घर था। इसी घर में अमिताभ के भाई अजिताभ का जन्म हुआ। अमिताभ ने कभी अपने छोटे भाई अजिताभ को अजिताभ कहकर नहीं बुलाया। वो उन्हें हमेशा बंटी ही कहते थे, आज भी वही कहते हैं। अपनी पहली होली अमिताभ ने एडेल्फी वाले घर में देखी, लेकिन बचपन से ही वो रंग और हुड़दंग दोनों से डरते थे। तो वहीं पर खेलते समय एक बैल ने सींग मार दिया था। होली का त्यौहार मनाने वो स्टूडेंट्स का ही इलाका था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बगल में। उससे बड़ा डरता था मैं पहले। जब तेजी बच्चन ससुराल आई तो अपने मायके से एक ग्रामोफोन लाई थी। ये ग्रामोफोन हैंडल घुमाकर चाबी देकर बजता था। अमिताभ ग्रामोफोन तक नहीं पहुंच पाते थे तो स्टूल खींच लेते थे और उसी पर चढ़कर ग्रामोफोन बजाते थे। माता जी उसे अपने साथ लाई थी जब उनका ब्याह हुआ था। वो पुराने जमाने का ग्रामोफोन था, इतना ऊंचा सा था, उसमें ऐसे चाबी भरनी पड़ती थी। उसके ऊपर सुई का वो हटा करके हैंडल उसको बजाया करते थे। वो हम अक्सर सुना करते थे। अमिताभ का पहला खिलौना एक चुंबक था। ये हरिवंश बाबू के एक छात्र ने उन्हें दिया था। आज अमिताभ के पास दोस्तों की कमी नहीं, लेकिन अमिताभ का पहला दोस्त कौन था? यहाँ एडेल्फी वाले घर में पता चला कि अमिताभ अपने घर के नौकर सुदामा के बेटे मनवर से बहुत खेलते थे। मनवर बाद में इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर बने। मनवर मुंबई में अमिताभ के घर भी जाते थे। इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन पहली बार किसी गाड़ी पर बैठे, लेकिन वो कोई कार या कोई बस नहीं थी, वो थी आग बुझाने वाली दमकल की गाड़ी। दरअसल हरिवंश राय बच्चन के एक दोस्त थे सुशील बोल। 6 फीट से ज्यादा का उनका कद था। कभी कभी उनकी दमकल की गाड़ी एडेल्फी के बाहर से होकर गुजरती थी और छोटे से अमिताभ बच्चन बड़े गौर से, बड़ी उत्सुकता से उस गाड़ी को देखा करते। वो कई बार जाकर उस पर बैठ जाते और छोटे से अमिताभ इस बड़ी सी गाड़ी को चलाने की कोशिश करते। आजादी के बाद के इलाहाबाद में अमिताभ खुलकर सांस ले रहे थे। महीने में एक बार संगम में डुबकी लगाते थे। नाव पर बैठकर गंगा जी की सैर करते थे। सुबह शाम शरारत करते थे। रानी के महल में चढ़ने की कोशिश करना, सड़क पर बैल से टकराना और स्टूल पर चढ़कर ग्रामोफोन बजाते बजाते अमिताभ अब 6 साल के हो चुके थे। सेंट मैरीज कॉन्वेंट के हॉल में एक नया कलाकार नाटक करने आया था। 6 साल के अमिताभ तब 2nd क्लास में थे। अमिताभ ने इसी स्कूल में पहली बार पब्लिक के सामने एक्टिंग की। ये शायद सिर्फ अमिताभ के साथ ही हुआ होगा कि जिस स्टेज से उन्होंने पहली बार पब्लिक की तालियों का इंतजार किया, 36 साल बाद उसी मंच से उन्होंने चुनावी भाषण दिया और खूब तालियां पिटी। 8 साल की उम्र में अमिताभ काफी लंबे दिखते थे। क्लास में बाकी बच्चों से वो कद में सबसे आगे थे और प्रतिभा में भी। 1952 की एक तस्वीर मिली है जिसमें अमिताभ के साथ हैं उनके भाई अजिताभ और सामने हैं स्कूल में जीते हुए 5 कप। इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल में अमिताभ ने ओथेलो नाम के नाटक में एक्टिंग की। इस नाटक में अमिताभ ने कैसियो की भूमिका निभाई। 10 साल की उम्र में ही अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म देखी। इलाहाबाद के इसी पैलेस सिनेमा हॉल में वो अपने माता पिता के साथ आए। तब में और अब में इस सिनेमा हॉल में बहुत अंतर आ चुका है। अब इसे एक नए सिरे से बनाया जा रहा है। उस वक्त इसमें एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी। अमिताभ ने जो पहली फिल्म देखी उसका नाम था द फ्लाइंग डचेस। 1980 में अमिताभ लंदन में थे और उन्होंने वहां पर लॉरेल एंड हार्डी की वही फिल्म द फ्लाइंग ड्यूसेस का वीडियो कैसेट देखा, जिसे उन्होंने फौरन खरीद लिया।
बचपन में देखी इस फिल्म का एक सीन अमिताभ को अब भी याद है, जब क्लाइमेक्स में लॉरेल और हार्डी जहाज के अंदर जाते हैं और उन्हें जहाज चलाना नहीं आता। यह इलाहाबाद का निरंजन सिनेमा हॉल फिलहाल बंद है। आजकल एसी भले ही आम बात होती हो, लेकिन 1955 के इलाहाबाद में एसी एक बहुत बड़ी चीज थी। तब ये सिनेमा घर खुला, इसमें एयर कंडीशन हुआ करता था। अमिताभ बच्चन इस हॉल में आए, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि एसी चीज क्या हो। इलाहाबाद में नागर ब्रदर्स की दुकान से अमिताभ ने अपना पहला फाउंटेन पेन खरीदा। किताब खरीदनी होती तो यूनिवर्सल बुक डिपो चले जाते और बैडमिंटन की कॉक चाहिए होती तो बगल में ही स्पोर्ट्स के सामान की दुकान थी। अमिताभ के स्कूल की एक ऐसी बात है जिसके बारे में उन्होंने अपने घर पर कभी नहीं बताया। बात है बॉयज हाई स्कूल की। घर जाते वक्त एक खंबा रास्ते में पड़ता था जिस पर अमिताभ रोज जरूर रुका करते थे। यहाँ वो अपना टिफिन खाली कर देते और भाग जाते। माँ तेजी को लगता था कि बेटा अमित उनके हाथ का बना खाना रोज खाता है। बचपन में जिस चीज पर अमिताभ का पहली बार दिल आया वो थी एक बंदूक। बंदूक अपनी नहीं, पिताजी की नहीं, बल्कि अपने प्यारे दोस्त शशि की बंदूक। अमिताभ ने पहली बार इस तरीके की कोई बंदूक देखी थी। निशाना भी लगाया, निशाना लगा भी बिल्कुल सटीक। ये छोटी सी बंदूक अमिताभ को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पिताजी से इसकी फरमाइश कर दी। अमिताभ ने जिस वक्त अपने बाबूजी को चिट्ठी लिखी उस वक्त वो कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे। चिट्ठी मिलने पर वो थोड़ा मुस्कुराए और फिर अमिताभ के लिए एयर गन लेके आए। वो बाबूजी लाए थे विलायत से, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि एक हमको एयर गन चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से वो छोटी पैलेट वाली जो खिलौना होता है वो लाए थे हमारे लिए, और वो देख करके हमको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि अब हम जितने हमारे बाकी साथी हैं उनके मुकाबले में हम या उनकी बराबरी में हम आ गए हैं। अमिताभ की चंचलता केवल खेत, बागान या दोस्त की दुकान या गली चौराहों तक ही सीमित नहीं थी। अपने घर में भी वो बहुत शरारती थे। बहुत छोटी सी उम्र से ताश की पत्तियों को सजाना और बाजी जीतना सीख चुके थे। अमिताभ के मम्मी डैडी जब घर पे नहीं होते तो हर दोपहर वो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते। इस तरह वो दोपहर में टाइम पास किया करते। लेकिन जैसे ही मम्मी डैडी घर लौटते, गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता, वो लेट जाते और सोने की एक्टिंग करने लगते। पापा की गाड़ी की आवाज आई, लगता है पापा आ गए, जो सोने की एक्टिंग करते हैं। उन दिनों अमिताभ के घर में एसी या कूलर नहीं था। कूलर भी बहुत बड़ी लग्जरी समझी जाती थी। छत पर बस एक पुराना सा पंखा लटका रहता था जो कभी कभी आवाज भी करता था। इलाहाबाद में उन दिनों भी बिजली खूब जाती थी। इधर बिजली आंख में चोली खेलती और अमिताभ फर्श पर बर्फ डालकर उस पर लेट जाते थे। उन दिनों अमिताभ बर्फ से खेला करते थे। बचपन में अमिताभ की परवरिश एक बिल्कुल मिडिल क्लास परिवार की तरह हो रही थी, लेकिन उनके सारे खेल शहरी नहीं होते थे। वो एयरगन चलाते थे, साइकिल चलाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने भी निकल जाते थे। धोबी घाट के पास एक बड़ा सा चबूतरा था जहां अमिताभ अपने दोस्तों के साथ छुप छुप कर गिल्ली डंडा खेलते थे। एक दिन गिल्ली अमिताभ के दोस्त के पैर में लग गई तो दूसरे दिन एक राहगीर की आंख में। अमिताभ को लगा कि राहगीर की आंख चली गई, लेकिन उसकी आंख बच गई और अमिताभ भी डांट से बच गए। सुधीर वीरेंद्र उनका नाम है और वो अभी भी मेरे मित्र हैं, मिलना जुलना रहता है जी। तो स्कूल में खेलते समय गुल्ली लग गई उनके, बस बड़ा कष्ट हुआ हमको, लेकिन वो ठीक है। क्या हुआ मम्मी आपको? आपको किसी चीज ने काटा क्या? अमिताभ वो शाम कभी भूल नहीं सकते। तेजी बच्चन घर के लॉन में टहल रही थी। उन्होंने अमिताभ को भी बुलाया लेकिन अमिताभ नहीं आए। तभी सड़क से एक पागल नेवला आ गया और उस नेवले ने तेजी बच्चन के पैर पर हमला बोल दिया। नेवले के तेज दांतों से तेजी बच्चन बाल बाल बच गई। अमिताभ उनके पैरों के पास पहुंचे और देखने लगे। उन्होंने देखा कि नेवले ने उनकी सैंडल बुरी तरह काट दी थी। कुछ दिनों बाद उनके घर की बाउंड्री के पास मौजूद कुछ कुत्तों ने उस नेवले को मार डाला और अमिताभ उसे देखने के लिए
अमिताभ और बंटी बचपन में बहुत शरारत करते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बहुत डर गए। अमिताभ और बंटी जिस बंगले में रहते थे उसके ऊपर रहता था मकान मालिक। एक दिन मकान मालिक से झगड़ा हो गया, तब तेजी बाजार गई हुई थी। घर के नौकरों ने दोनों बच्चों को घर में बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, कुंडियां लगा दी। दोनों बच्चे सहम कर घर में चुपचाप बैठ गए। ये वो दिन था कि बच्चन को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। अमित और बंटी ने भी माँ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। बाद में एक इंटरव्यू में अमिताभ ने माना भी कि उनकी माँ उस दिन शेरनी की तरह दहाड़ी थी। अमिताभ इलाहाबाद के अपने घर की उस खिड़की को बहुत याद करते हैं। अक्सर वो इसी खिड़की पर बैठकर मोहल्ले के बच्चों के साथ खूब बातें किया करते थे। ये वो दिन था जिसे याद कर अमिताभ आज भी अजीब सा महसूस करते हैं। हाँ, वो हमारे पड़ोसी थे, लेकिन एक खिड़की जो थी वो आम थी जी। वो आई और उन्होंने जामुन मांगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या होता है, ये कैसे होता है। मम्मी ये कौन सी चीज है? ये कैमरा है बेटा, इसे बॉक्स कैमरा कहते हैं। अमिताभ को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक लग गया। घर में कैमरा आते ही वो लगे तस्वीरें खींचने, लेकिन उन्हें लोगों से ज्यादा प्राकृतिक चीजों की तस्वीरें खींचने में रुचि थी। इसीलिए कैमरा घर में आते ही वो घर के बाहर लगे केले के पेड़ की तस्वीरें खींचने लगे। अमिताभ ने जब पहली बार कैमरा हाथ में लिया तभी से उनकी तारीफ होने लगी। उनमें फोटोग्राफी का शौक आज भी है। अमिताभ और उनके भाई को पहली बारिश का बहुत इंतजार रहता था। बारिश होते ही अमिताभ अपने भाई के साथ बनियान पहन के खूब देर तक नहाते थे। उसके बाद बाल्टी में आम भर के खूब चूस चूस के बहुत चाव से खाते थे। उसके बाद अमिताभ गर्म दूध भी पीते थे। अमिताभ को इलाहाबाद के संगम पर नहाने का भी बहुत शौक था। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर निकल पड़ते संगम की तरफ नहाने के लिए और रेत को अपने शरीर पर खूब मल मल कर नहाते। इसके बाद संगम तट पर ही मिलने वाली जलेबी बहुत शौक से खाया करते। अमिताभ गिल्ली डंडा के साथ कंचे भी खेलते थे। स्कूल के बाहर कंचे खेलते देख बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और सबसे ऑफिस में ही मिले। अमिताभ को थप्पड़ नहीं पड़े, डंडे नहीं पड़े। हाँ, उन्हें पहली बार मुर्गा जरूर बनना पड़ा, लेकिन वो इस पर भी सुधरे नहीं। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी गुस्ताखी की। अमिताभ और उनके दोस्तों ने स्कूल की दीवार पे कुछ उल्टी सीधी बात लिख दी। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची और प्रिंसिपल ने उनकी जमकर पिटाई की। पेट से पिटाई के बाद अमिताभ का शरीर लाल पड़ गया, लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि वो खुद एक शिक्षक थे। इसलिए उन्हें टीचर का एक तरीका पसंद नहीं आया। वो स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल को जमकर डांटा। प्रिंसिपल के बेत की पिटाई के बाद अमिताभ बिल्कुल बदल गए थे। वो अब स्पोर्ट्स में अपना मन लगाने लगे थे। वो बॉक्सिंग रिंग में अपना गुस्सा निकालने लगे थे। स्कूल में अमिताभ ने बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस मैच में अपना खून निकलता हुआ देखकर अमिताभ के दिल में सनसनी फैल गई, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ये कंपटीशन वो जीते नहीं, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन ये मैच देखने के लिए उनके घर से कोई नहीं आया था। इसीलिए उन्होंने अपने डैडी को एक चिट्ठी लिखी, जो वो हमेशा करते थे। हर बार की तरह इस बार भी स्कूल मैच के बाद अमिताभ ने अपने बाबूजी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलने के बाद आदत के मुताबिक बाबूजी ने अमिताभ को एक किताब भेजी। इस किताब का नाम था गुड हार्ट ब्लोज आर डिलाइट्स टू द माइंड, जिसका मतलब होता है अच्छे और तेज हमले दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं। ये किताब बॉक्सिंग पर आधारित थी। कभी कभार अगर हमने किसी एक क्षेत्र में रुचि दिखाई तो उसको लेकर के उसके ऊपर कई एक पुस्तकें भेज देते थे। बॉक्सिंग वगैरह में हमने कहा पहली बार हमने बॉक्सिंग की है, तो बॉक्सिंग के ऊपर उन्होंने किताब भेज दी। 17 क्लाइव रोड पर पहली बार एक कार आई। कार थी फोर्ड प्रीफेक्ट। ये नीले रंग की कार थी। इस कार को तेजी बच्चन खरीदने के बाद खुद दुकान से चलाकर घर लाई थी। एक फोर्ड प्रीफेक्ट थी। फोर्ड प्रीफेक्ट छोटी सी गाड़ी होती थी, वो सबसे पहले खरीदी गई थी और उसमें घूमने जाया करते थे। नीले रंग की फोर्ड प्रीफेक्ट कार में बैठकर
अमिताभ अपनी मां के साथ कई बार इलाहाबाद से दिल्ली गए। जब अमिताभ दिल्ली आए तो उनकी मां ही कार चला रही थी। माँ ही ज्यादा चलाती थी, बाबूजी नहीं चलाते थे, क्योंकि कुछ चलाना नहीं आता था। तो माँ उन्हें छोड़ने जाती थी और उनको पिकअप करके लाती थी वापस। छुट्टियां खत्म हुई तो राजीव गांधी दून स्कूल गए और अमिताभ शेरवुड में 1957 में अमिताभ ने पहला नाटक किया। तो जब शेरवुड में गए तो पहली दफे एक जाना माना पढ़ा लिखा हुआ प्ले जिसके 3 एक्ट्स थे और अलग अलग सीन्स थे। वैसे तो छोटा सा कोई एक हमने किरदार करके स्कूल में हो जाता था, लेकिन अब ये एक बहुत ही सीरियस किस्म का एक ड्रामा होता था। इलाहाबाद में अमिताभ हमेशा अपनी क्लास में टॉप 3 में आते थे, लेकिन शेरवुड में पढ़ाई में कम और नाटक में ज्यादा मन लगने लगा था। अमिताभ के नंबर कम होने लगे थे। कभी कभी तो वो 14वें-15वें पोजीशन पर पहुंच जाते थे, लेकिन एक्टिंग में बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिल चुकी थी। फिर वहाँ पर एक कैंडल कप था जो कि शशि कपूर जी के जो फादर इन लॉ हैं, जेफरी कैंडल, जेनिफर जी के पिताश्री, उनके नाम से उन्होंने एक कप दिया हुआ था बेस्ट एक्टर को। तो एक वर्ष मैंने उसे जीता। तो तब पता चला कि जो कर रहे हैं स्टेज के ऊपर वो कुछ ना कुछ सही हो रहा है, क्योंकि राजीव जी वहाँ पढ़ रहे थे और कई बार ऐसा होता था कि यहाँ क्या चल रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड करके भेजें तो कैसा रहेगा, तो कभी कभी हम लोग ऐसे भेज दिया करते थे। और रिश्तों की ये मजबूत पकड़ राजीव की शादी से लेकर उनकी बेटी प्रियंका की शादी तक चलती रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब शादी के लिए सोनिया गांधी इटली से भारत आई तो वो अमिताभ बच्चन के ही घर में रुकी, वहीं उनकी मेहंदी की रस्म निभाई गई। हाँ, क्योंकि वो पहली दफा आ रही थी भारत और राजीव जी और हम लोग सब रात भर जागे। फिर हम लोग सब गए उनको एयरपोर्ट से लेने। वो साल था 1962। अमिताभ के दिल्ली के दोस्तों ने बताया था कि कैलकाटा शहर में नौकरी मिलना आसान है और अच्छी नौकरी के लिए जरूरी था बढ़िया दिखना और अच्छा बोलना। अमिताभ ने अपने लिए एक नया सूट सिलाया और फाइल फोल्डर लेकर कैलकाटा शहर में नौकरी ढूंढने लगे। कोलकाता नौकरी करने गए और स्वाधीन हो गए एकदम अचानक। तो अपने ही किराया देना, अपना ही खाना पकाना, जहां मन चाहे वहां जाना। अमिताभ ने कोलकाता में नौकरी जरूर कर ली थी, पर यह उनकी मंजिल नहीं थी। दिमाग नौकरी में था पर दिल कहीं और। ऑफिस के बाद शाम की खुमारी में यारों के साथ अमिताभ गाना गाते और ढोलक बजाते। ऐसी ही एक शाम का रंग देख किसी ने अमिताभ को नाटक मंडली में शामिल होने की सलाह दे दी। पुराना शौक था शेरवुड और दिल्ली के जमाने वाला। अमिताभ ने कोलकाता में भी अमेचर नाटक मंडली ज्वाइन कर ली। यहीं से अमिताभ ने जेब में हाथ डालकर चलने की अदा सीखी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है इसके पीछे। अमिताभ के लंबे हाथ उनके किरदार के आड़े आते। एक डायरेक्टर ने नाटक के दौरान अमिताभ की इस कमी को दूर करने की तरकीब निकाली। उसने अमिताभ से कहा कि मंच में अभिनय के दौरान अपने हाथ जेब में रखो। तभी से कमी छुपाने का ये जुगाड़ महानायक का स्टाइल बन गया। अब नाटकों का अभिनय अमिताभ को उस मुकाम पर ले आया जहां वो खुद को कलाकार मानने लगे थे, पर अमिताभ का यह भरोसा डगमगाता रहता। यहीं पर हुई अजिताभ की एंट्री। अजिताभ के डायरेक्शन में अमिताभ को हीरो बनाने की फिल्म शुरू हुई। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल बैकग्राउंड में अमिताभ की कुछ फोटोग्राफ्स खींची गई। अजिताभ ने उन फोटोग्राफ्स को फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजा। वो प्रतियोगिता राजेश खन्ना ने जीत ली। अमिताभ जगह नहीं बना सके, पर अमिताभ की इसी हार में उनकी जीत छुपी हुई थी, जो 5 साल बाद 1973 में सामने आई। अगर अमिताभ राजेश खन्ना की जगह चुन लिए जाते तो शायद उन्हें जंजीर नहीं मिलती और वो एंग्री यंग मैन न पैदा होता जो सदी का महानायक बना। इसी बीच अमिताभ को कलाकार बनाने में जुटे अजिताभ का तबादला चेन्नई हो गया। अमिताभ बच्चन की फोटोग्राफ्स रीना सिंह ने ख्वाजा अहमद अब्बास तक पहुंचा दी। ख्वाजा को अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए एक आखिरी हिंदुस्तानी की तलाश थी। उधर कोलकाता में अमिताभ के भीतर कुंडली मारकर बैठा कलाकार भी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने समझाया ऐसा मत करो। उनके मुताबिक अमिताभ नाचने में कमजोर थे, शर्मीले थे, पहल नहीं करते थे और उनका अभिनय भी औसत दर्जे का था। अमिताभ नहीं रुके, वो कोलकाता छोड़ गए। फिल्म फेयर माधुरी
टैलेंट कॉन्टेस्ट था जो कि मैंने कलकत्ता में मेरे भाई साहब ने मुझे दिखाया, तो उसमें मैंने प्रवेश किया। वहाँ से वो प्रिलिमिनरी में ही मुझे निकाल दिया गया। तो वहाँ से फिर जब काम वाम छोड़ करके फिर हम घर आ गए दिल्ली, और वहाँ से फिर मुंबई आ गए और सोचा कि बस यहीं काम करेंगे। शुरू के दिन थे मुंबई में अच्छे थे। हमारा एक झुंड बना रहता था और सुबह सुबह हम लोग निकलते थे चर्च गेट से गाड़ी में बैठ करके रेलवे में, और जगह जगह स्टूडियो घूमते थे। अमिताभ की कोशिश और अमिताभ की चाहत। 6 महीने से पहले ही अमिताभ ख्वाजा अहमद अब्बास के 7वें हिंदुस्तानी बन गए। 5:30 बजे के आसपास कमरे के बाहर खड़ी जया ने कुछ देखा। जया ने देखा कि अमिताभ की एड़ी हिल रही थी। जया ने चीख कर ये खबर दी। नर्स और डॉक्टर अमिताभ की ओर दौड़े। अमिताभ के शरीर में जिंदगी की सांस दौड़ने लगी थी। उधर पूरे देश में सन्नाटा छा गया। कहते हैं कि नेहरू जी की बीमारी के बाद अमिताभ की बीमारी ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। ये एक अद्भुत अवसर था मेरे जीवन का, और वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जनता ने, इस देश की जनता ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। अपने मुन्ना के आगे आगे चल रहे थे।